मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कामाख्या टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली असम के लैंडमार्क इनिशिएटिव माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर को जो है वो अप्रिशिएट किया है। तो कामाख्या टेम्पल नीलाचल हिल पर सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक पर, गुवाहाटी में। वन ऑफ द मोस्ट रिवेयर्ड तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए ये फेमस है। वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ है इंडिया में, और ट्रेडिशनल नगर और जो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, और साथ ही साथ सैसनिक जो कि मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें भी इसको बनाया गया है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ टू स्टाइल्स। सो अब देखते हैं कि नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशन है दो स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का। अब ये अकेला ऐसा टेम्पल है असम में जिसका एक फुली डेवलप्ड ग्राउंड प्लान है। ठीक है। सो इसमें 5 चैम्बर हैं, गर्भगृह है, अंतराल है, जगन मोहन है, भोग मंदिर है और नाट मंदिर है। ठीक है, ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पर ही जो है वो फेमस अम्बुबाची मेला भी लगाया जाता है, और गॉडेस कामाख्या की जो है वो हर साल उनको डेडिकेट करने के लिए ये मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोमास पैलेट्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइनेंशियल ग्रांट्स जो है वो रिवाइज किए हैं बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। बायोमास पैलेट्स क्या होते हैं? रिन्यूएबल फ्यूल हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हुए, जैसे कि वुड, एग्रीकल्चर रेजिड्यू या एनर्जी क्रॉप्स का हम यूज़ करते हुए उसको हम कंप्रेस करते हैं इस ऑर्गेनिक मटेरियल को, और इसको हम बायोमास में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो लगभग कोल जितनी ही होती है। दो तरह के होते हैं बायोमास पैलेट्स, एक टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड। टॉरिफाइड में क्या होता है? 250 से 350 डिग्री टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप जो है बायोमास को जो है टॉरिफाई करोगे, ताकि उसमें से जो है वो जो है ये बायोमास जो है वो टॉरिफाइड हो जाए। नॉन टॉरिफाइड में क्या होता है कि आप उसको श्रेड करते हो, ग्राइंड करते हो, उसको एक पैलेट रिएक्टर में जो है डालते हो, फिर उसको कंप्रेस कर देते हो यूजिंग बाइंडर्स लाइक सॉडस्ट, बगास, मोलासेस बनाने में, स्टार्च बनाने में और एट्सेट्रा। अब टॉरिफिकेशन का प्रोसेस किया ही क्यों जाता है? ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि आप वाटर और वॉलेटाइल कंटेंट जो है बायोमास का निकालते हो, ताकि उसकी फ्यूल प्रॉपर्टीज़ का आप इस्तेमाल कर सको। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। वाटर कंजर्वेशन और प्रिवेंशन एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट को जो है वो एनफोर्स करने के लिए इंडिया में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। इन्वायरमेंट के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 4 और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को जो है वो नोटिफाई कर दिया है। अब टोटल वहाँ पर 6 साइट्स हो चुकी हैं। तो ये ऐसी यूनिक साइट्स होती हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ रहती हैं, वाइल्ड एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की जो है भरमार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। हाई एंडेमिक जो है आपके प्लांट्स या स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। रिचनेस है डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ की। सेक्शन 37 जो है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। अब उस पर लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती हैं, बल्कि जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कंजर्वेशन की जाती है उन साइट्स की। ठीक है। अब 2007 में सबसे पहली साइट जो है बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट हमारे बेंगलुरु में, कर्नाटका में, नालूर तमिरिन ग्रोव में जो है बनाई गई, जो कि इंडिया की सबसे पहली बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है ऑफ कोर्स प्रिजर्व करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया था, तो उसके लिए हमको ये एक्ट भी बनाना है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये एक्ट है क्या। ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को डिफाइन करता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। ये मेजर्स भी देता है कि कैसे सेफ गार्ड किया जा सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को। इस एक्ट के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई है, और लोकल बॉडीज़ जो है उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाने को भी कहा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। सोशल इश्यूज़, इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को जो पब्लिश कर दिया है, और कहा है कि हमने अगर
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो ऑफ कोर्स हम लाइव्स जो है वो खो देंगे, लाइवलीहुड भी खो देंगे और पैसा भी खोएंगे। अब की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि हमको एग्री फूड वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन करना है, गवर्नमेंट को एक बिजनेस इन्वायरमेंट मेंटेन करना है जिसमें कि टेक्निकल और इनोवेशन जो है उनको एडवाइजरी मिलती रहे, कैसे हम जो है क्राइसिस को प्रिडिक्ट करेंगे, रेजिलिएंट कैसे होंगे हम क्राइसिस के टाइम पर, और क्या सपोर्ट और क्या हम जो है वो रिस्पांस देंगे क्राइसिस के टाइम पर, खासकर विमेन, फोर्स माइग्रेंट्स और वल्नरेबल ग्रुप्स को। अगर हम इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देखें तो 1975 में इसको बनाया गया रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस देने के लिए, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, हंगर को ख़त्म किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और ये रिसर्च सेंटर है CGIAR का भी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन नेटवर्क है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसमें दिखाया है कि इंडिया कैसे ग्लोबल लीडर एग्रीटेक इनोवेशन में बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड ऑटोनोमस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, UN द्वारा फंडेड रहती है ये, और ये अकेली ऐसी UN की एजेंसी है जो सिर्फ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करती है। ये आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को में इन्वेस्ट करती है, उनके लिए कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है और उनको सपोर्ट देती है ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों LDCs के जो है वो बढ़ सकें। अब अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेके आने का कंट्री में 2016 में इसको बनाया गया है, और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम कंट्री में बनाया जाएगा इसके थ्रू। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी नीति आयोग है। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या हैं? ये वो लैब्स हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट अटल टिंकरिंग लैब्स जो आपके स्कूल्स में बनाई जा रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अब अटल इंक्यूबेटर्स वो हैं जो आपके NGOs, आपके स्मॉल इंडस्ट्री और कॉरपोरेट इंडस्ट्री लेवल पर बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है हम हर सेक्टर में जो है एंटरप्रेन्योर्स को और जॉब क्रिएटर्स को प्रमोट कर सकें। अब अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस और अटल ग्रैंड चैलेंजेस क्या हैं? इनको स्पेसिफिक एरियाज़ में जो इंपॉर्टेंट हमारे नेशनली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें लॉन्च किया जाता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, स्वच्छ भारत, क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर। और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको लगभग 1 करोड़ तक की ग्रांट भी दी जाती है, और जो लार्जर ग्रांट्स है वो लगभग 30 करोड़ तक भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गर्भिणी प्रोग्राम। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंटिस्ट जो गर्भिणी प्रोग्राम पे जो है काम कर रहे हैं, उन्होंने 19 सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स जो है उन्होंने पाए हैं, जिनको हम SNPs भी कहते हैं, जो कि जेनेटिक मार्कर्स हैं जिससे हम प्री टर्म और प्रीमेच्योर बर्थ के बारे में जो है वो जो है हम देख सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये गर्भिणी प्रोग्राम क्या है? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है, और इसमें प्रिडिक्शन टूल्स बनाए जाते हैं कि प्री टर्म बर्थ की क्या पॉसिबिलिटी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम को चला रहा है, और इसको ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा सपोर्ट भी मिल रहा है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन ये उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये SNP होते क्या हैं? जेनेटिक वेरिएशन होती है जनरली पीपल में, और ये DNA जो है आपके उनके उनके बीच में जो जीन्स हैं उसमें जनरली ये आपको देखने को मिल जाएगी, और इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल का रिस्पांस कुछ ड्रग्स के अगेंस्ट क्या होगा, या फिर हम इनहेरिटेंस ऑफ डिसीजेज भी इसी से ही देख सकते हैं। और ये बायोलॉजिकल मार्कर्स भी एक्ट करते हैं जिससे कि हम जीन्स को लोकेट कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलर एक डिजीज़ को कर रहे हैं या फिर एसोसिएटेड हैं। अब प्री टर्म बर्थ क्या होता है? जनरली बेबीज़ जो है वो 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो बर्थ होता है उनका, लेकिन अगर उससे पहले उनका बर्थ हो जाए तो उसको हम प्री टर्म बर्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। इकोनॉमी के लिए, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें कि कुछ फर्म्स को मैंडेट किया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर क्वालिटी मॉडल को आपको फॉलो करना है। कौन सी फर्म्स ऐसी होंगी जिनको ये फॉलो करना पड़ेगा? लिस्टेड एंटिटीज़, बैंक्स अदर देन कोऑपरेटिव बैंक्स, और इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये प्रोग्राम है क्या, या ये मॉडल है क्या? ये सेल्फ इवैल्यूएशन का मॉडल है ऑडिट फर्म्स और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए, और इसमें आपकी रेवेन्यू बजटिंग, प्राइसिंग, ऑडिट प्रैक्टिस, मैनुअल बजटिंग, ये सारी चीज़ें, इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बेसिस पर जो है ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा।
ठीक है। लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक की जो है एक फार्म जो है वो रीच कर सकती है। लेवल 4 का मतलब क्या हुआ कि बहुत अच्छे उन्होंने स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जबकि लेवल 1 का मतलब कि उन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल के स्टैंडर्ड्स अपने ऑडिटिंग अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे हैं। ICAI आपको पता है स्टेचुटरी बॉडी है, 1949 के एक्ट में इसको बनाया गया है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनके प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इरीगेशन सेंसस। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहली बार ऐसा सेंसस किया है जो वाटर बॉडीज़ का है। जनरली जो है इरीगेशन सेंसस तो कंडक्ट किया जाता है, लेकिन पहली बार वाटर बॉडीज़ का भी किया गया है, और ये 6th माइनर इरीगेशन सेंसस जो है उसके साथ ही कंडक्ट किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या डेटाबेस हमें पता लग रहा है। पहली बात तो वाटर बॉडी क्या होती है। जो ये सेंसस है ये कहता है वाटर बॉडी मतलब कोई भी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड यूनिट्स हो, इरिगेशन पर्पज़ के लिए हो चाहे किसी भी और पर्पज़ के लिए हो। ठीक है। तो टैंक्स, रेजर्वायर्स, पॉन्ड्स, बंडीज, ये सब जो हैं वाटर बॉडीज़ में आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हाइलाइट्स। अब लगभग 24 लाख के आसपास, सवा 24 लाख के आसपास जो है वाटर बॉडीज़ जो है वो कंट्री में एन्यूमरेट की गई हैं, जिसमें से 97% से ज़्यादा जो है वो रूरल एरियाज़ में है। 59.5% जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉन्ड्स हैं, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वाटर बॉडीज़ देखने को मिली हैं। सिक्किम में सबसे कम देखने को मिली है। नंबर का गैप देखो आप, लगभग 7.5 लाख और सिर्फ 134। अब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज को जो है वो कैसे अच्छे से हम मैनेज कर सकें। तो आपको पता होगा कि वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी रिपेयर, रेनोवेशन, रिस्टोरेशन जैसी स्कीम, वाटर बॉडीज़ अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी स्कीम, इसके अंदर वाटर बॉडीज़ की रिस्टोरेशन का काम जो है वो फिर भी किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साथी पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने साथी पोर्टल लॉन्च किया है, और उनका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। तो इसको NIC ने बनाया है। बेसिकली जो सीड जो परचेज़ करते हैं फार्मर्स, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस का ये एक तरह से सिस्टम है। QR कोड के थ्रू आप देख सकोगे कि आपके सीड्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या उसका जो है मतलब ओरिजिन है, और उसकी क्वालिटी आप उससे जो है मेजर कर सकोगे। ठीक है। तो NIC ने इसको बनाया। NIC 1976 में बनाया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। सिविल नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिविल सर्विसेज डे। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने सिविल सर्वेंट्स को ग्रीट किया है, और उनकी फैमिलीज़ को भी ग्रीट किया है ऑन दिस ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे। तो सिविल सर्विसेज डे 1947 में मनाया गया, जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स के जो है प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था मेटकाफ हाउस दिल्ली में। ठीक है। लेकिन हमने सिविल सर्विसेज डे सबसे पहली बार कब बनाना शुरू किया, 2006 में सबसे पहली बार विज्ञान भवन में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। हम उस डे को कमेमोरेट करते हैं जिस दिन जो है जो वल्लभ भाई पटेल जी जो है उन्होंने प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Kamakhya Temple. This topic is important for your art and culture section. Recently, PM Modi has appreciated Assam's landmark Ma Kamakhya Temple Corridor Initiative. So this temple is situated in Nilachal Hills on the southern banks of Brahmaputra River. It is regarded as one of the oldest 51 Shakti Peeth in India, and this temple architecture is modeled on a dual style, where traditional Nagar style or Sarsanic or the Mughal style of architecture is being followed, and that's why it is called the Nilachala style of architecture, which is of course unique in its own case. So this is the only temple of Assam where there is fully developed ground plan. It has 5 chambers, Garbhagriha, Antaral, Jagan Mohan, Bhog Mandir, Nat Mandir. You need to understand that you have to remember these terms, because there is a chance that you may be specifically asked about these terms and what are these terms actually. So on this in this Kamakhya temple, this very famous Ambubachi Mela is conducted, and it commemorates the yearly menstruation of goddess Kamakhya.
So the next topic is biomass pellets. This topic is important for our environment section. So Central Pollution Control Board has revised the financial grants for biomass pellet manufacturing units. So what is biomass pellets? Basically, these are renewable fuels which are made from organic material like wood, agriculture residue, and energy crops, and they are produced by compressing organic materials. So compression increases the energy density of this biomass. Okay, so the calorific value becomes comparable to coal. There are two kinds of biomass pellets. First, of course, is the torrefied one, in which the in these organic materials are processed at 250 to 350 degrees Celsius in the absence of oxygen. The non-torrefied means biomass is shredded, grinded, and sent to a pellet reactor. Why torrefication is done? So basically, we have to decrease the water content and volatile contents of from the biomass so that we can increase the energy content of that biomass. Okay. What is CPCB? It is a statutory body under Ministry of Environment, and it was actually constituted under the Water Prevention and Control of Pollution Act, but now it is also entrusted with the responsibility of Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. So the next topic is biodiversity heritage sites. This topic is important for the environment section. So West Bengal has recently notified 4 more biodiversity heritage sites. So now the total tally is 8 in number in the state. So these biodiversity heritage sites are basically ecosystems having rich biodiversity. There is presence of rare and threatened species. High endemic species are there. Wild ancestors of certain species are also there. So under section 37 of Biological Diversity Act of 2002, the state governments are empowered, of course in consultation with local bodies, to declare areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites. So it does not put any restriction on local communities. They can go ahead as they were doing with the work that as they were doing before, but basically we are protecting these sites so that we can enhance the quality of life of local communities which are dependent on these sites. So in 2007, Nalur Tamarin Grove in Bengaluru, that is in Karnataka, was the first biological diversity heritage site. So what is Biological Diversity Act? It is meant to preserve the biological diversity in India. Because India signed the Convention on Biological Diversity, we were mandated to have a legislation specifically for the biological diversity in India. So biological resources are plants, animals, microorganisms as per the definition of this act, and this act measures the how we can safeguard the traditional knowledge and practices related to the threatened species, and how we can preserve these rare species. So under the act, National Biodiversity Authority is formed, and also local bodies have to constitute a biodiversity management committee. So the next topic is Global Food Policy Report. This topic is important for your international relations and also your environment section. So International Food Policy Research Institute has published this Global Food Policy Report, and it is saying that if we invest in early warning systems, then of course we can save lives, livelihoods, and money. So what are the key highlights of this report? So it is saying that in case of a crisis, we have to enhance our crisis prediction and preparation methods. We have to build resilience before and during crisis, and we have to make our response supportive and inclusive. So we have to strengthen our agri-food value chains, and government has to maintain a business environment so that all this coordination can be enhanced. So what is International Food Policy Research Institute? It was established in 1975. It is a research it gives research based policy solutions to sustainably reduce poverty and hunger, and it is also a research center of CGIAR, which is of course the world's largest agriculture innovation network. So the next topic is United Nations Capital Development Fund. This topic is important for your international relations. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and the United Nations Capital Development Fund have recently launched a white paper which is aimed at making India a global leader in agri-tech innovation. You know that United Nations Capital Development Fund is an autonomous voluntarily funded UN organization within, of course, the UN Development Program, and it is the only agency which is mandated primarily to on the least developed countries, and it invests and catalyze capital for the support of LDCs, and it also
uh, mobilizes this capital and technical support for the public and private sectors of LDCs. What is Atal Innovation Mission? It is the flagship initiative which was launched in 2016 to nurture innovation and entrepreneurship in our country, and to basically give an ecosystem of innovation and entrepreneurship. And it has two components: Atal Tinkering Labs, which are made in the schools in all districts of the country, and Atal Incubators, which are made at the university level, NGOs, small industry and corporate industry levels, so that we can have successful and sustainable startups in every sector and state of the country. What is Atal New India Challenges and Atal Grand Challenges? So basically, they are launched in specific areas and sectors which are of national importance, like renewable energy, energy storage, climate smart, precision agriculture, etc. And under this, a grant of up to 1 crore rupees is given for Atal New India Challenges, and a larger grant of up to 30 crore can be given under Atal Grand Challenges. So the next topic is Garbhini program. This topic is important for your uh, science and tech section. So Indian scientists have recently found out 19 single nucleotide polymorphisms while working on the Garbhini program, which are associated with preterm or premature birth. So Garbhini program basically aims to promote maternal and child health and develop prediction tools for preterm birth. So it is an initiative under the Department of Biotechnology, and which it is also being led by the Translational Health Science and Technology Institute, and it is a part of Atal Jai Anusandhan Biotech Mission. Okay, so what is single nucleotide polymorphism, or the SNP? So basically, this is a genetic variation among people. It is generally found in the DNA between genes, and it enables us to predict about an individual's response to certain drugs and diseases. It also acts as a biological marker, which helps the scientists to locate genes which are associated with a certain disease. It can, of course, also be used to track the inheritance of disease from parents to children or within families. What is a preterm birth? Basically, generally, you know that a child gets born within 37 weeks of pregnancy, but if it is born before this period, then of course we call it a preterm birth. So the next topic is audit quality maturity model. This topic is important for our economy section and governance both. So Institute of Chartered Accountants of India has recently launched this audit quality maturity model, which is mandated for firms like a listed entity, banks which are other than cooperative banks, and insurance companies. So this is basically for the self evaluation of audit firms and sole proprietors. This would include auditing regarding revenue budgeting, pricing, audit practice manual, budgeting of engagements, or even human resource management tools, so that a firm can be given level 1 to level 4 scores. Level 1 would mean that the firm is following very basic level of standardization in accounting practices, and level 4 would mean that they have adopted good standards and procedures. What is ICAI? It's a statutory body which was formed under the 1940 49 Act of the ICAI, and it regulates the profession of chartered accountancy in India. It is under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs. So the next topic is irrigation census. This topic is important for our economy section. Union Ministry of Jal Shakti has conducted the first ever census of water bodies within the sixth minor irrigation census, also called the normal irrigation census. And the objective, of course, of this census is to develop a national level database of all water bodies. What is a water body? So a water body could be natural and man-made also. So generally the tanks, reservoirs, ponds, and bandhis are also called the water bodies. So what are the highlights of this report? About 24 lakh 24,000 water bodies are there in the country, out of which 97% are in rural areas. 59.5% of water bodies are ponds. West Bengal accounts for the most number of water bodies, and Sikkim has the least number of it. So what are the steps which are being taken to efficiently manage our water resources? So you know that water is a state subject, so there is little that the center can do. Action has to be taken by the state governments only, but still the center is working through schemes like repair, renovation, and restoration of water bodies under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and Har Ghar Khet Ko Pani scheme for restoration of our water bodies.
So the next topic is Sathi portal. This topic is important for our economy section. So Union Agriculture and Farmers Welfare Minister has recently launched this Sathi portal and mobile app. Basically, its name is Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory Portal. It has been developed by NIC. It will provide a QR code and through which the seeds can be traced, and it is basically a quality assurance system. Okay, so it will allow the farmers to see what is the source of the seeds that they are procuring through the seed production chain. Okay, so what is NIC? It was established in 1976 and it is working under the Union Ministry of Electronics. So the next topic is Civil Services Day. This topic is important for your governance section. PM Modi has recently greeted civil servants and their families, and he has also paid tributes to Sardar Patel on Civil Services Day. On this very day in 1947, the first Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel ji, addressed the probationers of Administrative Services Officer at Metcalfe House in Delhi. But we started celebrating this Civil Services Day in the year 2006 when the first such function was held in Vigyan Bhavan, New Delhi. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.